नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू ब्रह्मा सीरीज का आज ये छठा लेक्चर है दोस्तों। और इसमें हम यहाँ पे इस सीरीज में लगातार हम यहाँ पे आपके लिए उत्तराखंड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न यहाँ पे लाए जाते हैं, जो कि आपके रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस तो दोस्तों काफ़ी कुछ हम आपको करा चुके हैं उत्तराखंड का। तो रिवीजन पे आपको ध्यान देना है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है। तो आज हम यहाँ पे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आ रखे हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। पहला प्रश्न है, हर की दून स्थित है? देहरादून में है, हरिद्वार में है, उत्तरकाशी में है या टिहरी में है? तो जो हर की दून है दोस्तों आपका, ये आपका उत्तरकाशी में है। अब देखो यहाँ पे जो भी प्रश्न है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा। जिन्होंने वो मतलब जो हमारी सीरीज चल रखी है डिस्ट्रिक्ट सीरीज या हिस्ट्री सीरीज, अगर वो आपने लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बता रखी है, तो रिवीजन भी आपका यहाँ पे होता रहेगा। अब देखो, एक प्रश्न बन सकता है कि जो हर की दून है, इसका प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो उत्तरकाशी में पुरोला आपने सुना होगा, तो पुरोला को कहा जाता है हर की दून का प्रवेश द्वार। और हर की दून किस रेंज में आता है? तो ये सूपिन नदी की रेंज में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टिहरी जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी एससी हेतु आरक्षित है? तो देखो, टिहरी जनपद में टोटल कितनी विधानसभा सीटें हैं दोस्तों? 6 विधानसभा सीटें हैं। और 6 विधानसभा सीटों में से एक सीट है जो कि एससी हेतु आरक्षित है, और उस सीट का नाम क्या है? वो है आपकी घनसाली। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 6 अगर विधानसभा सीटों की बात करें टिहरी जनपद की, तो देवप्रयाग, दूसरी नरेंद्रनगर, तीसरी है प्रतापनगर, चौथी है घनसाली जो कि एससी है तो आरक्षित है, 5वां टिहरी हो गया, और छठी हो गई धनोल्टी। ये 6 विधानसभा सीटें हैं टिहरी जनपद में। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, बागेश्वर नगर पालिका का गठन कब किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया 1968 में। अब एक प्रश्न बनता है कि बागेश्वर जनपद का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1997 में बागेश्वर जनपद का गठन किया गया। और 1997 में 2 अन्य जनपदों का गठन भी किया गया, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। आरबीसी से आप याद कर सकते हैं कि रुद्रप्रयाग का गठन भी 1997 में हुआ, बागेश्वर जनपद का गठन भी 1997 में हुआ, और चंपावत जनपद का गठन भी कब हुआ दोस्तों? 1997 में। जबकि बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया 1968 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड के कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर, 4 जनपदों से, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद के पूर्व में चमोली स्थित है, जबकि उत्तरकाशी जनपद के पश्चिम में है देहरादून। तीसरा यहाँ पे देखो, इधर तो हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है, लेकिन तीसरा जो जनपद है वो रुद्रप्रयाग है, और चौथा है टिहरी। तो चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी जनपद, ये 4 जनपदों से उत्तरकाशी जनपद सीमा बनाता है। साथ ही साथ एक राज्य के साथ हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है चीन तिब्बत के साथ उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है? मंजियाली सूर्य मंदिर, पलेठी सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर या कुलसारी सूर्य मंदिर? तो अल्मोड़ा में जो सूर्य मंदिर है काफी प्रसिद्ध है दोस्तों, और इसका नाम है कटारमल सूर्य मंदिर। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह है अल्मोड़ा जनपद में स्थित। अब देखो अन्य ऑप्शन, मंजियाली का सूर्य मंदिर, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरकाशी में। दूसरा है पलेठी का सूर्य मंदिर, कई बार मैंने आपको बता रखा है, महत्वपूर्ण है, टिहरी गढ़वाल में है। कटारमल हो गया अल्मोड़ा में, और कुलसारी का सूर्य मंदिर ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो चमोली में है। तो 4 सूर्य मंदिर आपको यहाँ पे याद हो गए होंगे, मंजियाली सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में, पलेठी सूर्य मंदिर टिहरी गढ़वाल में, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में, और कुलसारी सूर्य मंदिर चमोली में। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा भवाली, और भवाली कहाँ है आपका? नैनीताल में। तो अगर जनपद पूछा जाता है उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी किस जनपद में है, तो नैनीताल में। लेकिन नैनीताल में कौन से स्थान पर? तो भवाली में। और भवाली को दोस्तों पर्वतीय फल बाजार
भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड का पर्वतीय फल बाजार वो कहाँ है, आपका भवाली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगलाड़ नदी किसकी सहायक नदी है। अगलाड़ नदी यहाँ पे दोस्तों मोण मेला काफी प्रसिद्ध है, जो कि अगलाड़ नदी में लगता है, मोण मेला। और ये मोण मेला किस जनजाति का है, तो ये है जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध मेला, और इस मेले में मछलियां पकड़ी जाती है। और ये मोण मेला लगता है किस नदी पर, अगलाड़ नदी पर। और ये अगलाड़ नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये है यमुना नदी की सहायक नदी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्रोण सागर ताल कहाँ स्थित है। तो देखो मैंने एक ट्रिक बनाई थी, गुरु द्रोण गिरे धम, तो धम आ रखा है यानी उधम सिंह नगर में होगा, गुरु द्रोण गिरे धम, तो द्रोणताल कहाँ है आपका, उधम सिंह नगर में। लेकिन यहाँ पे स्थान पूछा गया है, उधम सिंह नगर तो आपको पता होगा, लेकिन उधम सिंह नगर में कौन से स्थान पर है द्रोण सागर ताल, तो ये हो जाएगा काशीपुर में, सी ऑप्शन। और साथ ही साथ गिरिताल भी। तो देखो इसकी ट्रिक थी उधम सिंह नगर की ताल की, गुरु द्रोण गिरे धम, तो द्रोणताल गिरिताल और धम से उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर में दो प्रसिद्ध ताल हैं, गिरिताल और द्रोणताल, और ये दोनों ताल द्रोणताल और गिरिताल ये कहाँ है, उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रानी खेत का प्राचीन नाम क्या है। तो रानी खेत का जो प्राचीन नाम है वो है झूलादेव। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। और रानी खेत की स्थापना अंग्रेजों ने की थी 1869 में। 1869 में रानी खेत की स्थापना की गई अंग्रेजों द्वारा, जिसका प्राचीन नाम क्या था, झूलादेव। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य का सबसे छोटा जनपद है वो है चंपावत। ये आप सभी जानते होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, देखो डिस्ट्रिक्ट सीरीज मैंने आपको कंप्लीट करा रखी है। अगर आपको उत्तराखंड जनपद सीरीज के जरदारी क्लासेस के डिटेल्स नोट्स, या हिस्ट्री सीरीज के डिटेल्स नोट्स, या उत्तराखंड हिस्ट्री के 500 प्लस MCQ चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhari-classes.in। वहाँ पे उस वेबसाइट पे आपको जरधारी क्लासेस की सभी महत्वपूर्ण ई बुक PDF नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोमती व सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो गोमती और सरयू नदी का जो संगम होता है वो होता है बागेश्वर में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर, काफी प्रसिद्ध मंदिर है विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का, तो इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था। तो उत्तरकाशी में जो विश्वनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार कराया था खनेटी रानी ने। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये जो विश्वनाथ मंदिर है ये किस शैली से बना हुआ है उत्तरकाशी का, तो ये बना हुआ है कत्यूर शैली से। किस शैली से बना है, कत्यूर शैली से। और इसी के सामने दोस्तों एक शक्ति मंदिर है जिसमें एक त्रिशूल लेख वहाँ पे मिला है। और इस त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ है, और किस लिपि में लिखा हुआ है, तो ब्राह्मी और शंख लिपि में लिखा गया है। क्योंकि यह प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शक्ति मंदिर में, उत्तरकाशी के शक्ति मंदिर में जो त्रिशूल लेख है उसमें जो लेख लिखे गए हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी और शंख लिपि में। इसलिए दोस्तों ये सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो मैं प्रश्न आपको बताता हूँ उससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है वो हम यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो इस सीरीज के साथ आपको लगातार बने रहना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नयार नदी गंगा नदी से किस स्थान पर संगम करती है। तो नयार नदी और गंगा नदी का जो संगम होता है वो ब्यास घाट में होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो नयार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दूधातोली से। और नयार नदी ये दो भागों में निकलती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। पूर्वी नयार पर एक परियोजना है दुनाव परियोजना, जबकि पश्चिमी नयार पर है दुजाऊ परियोजना। तो दुनाव परियोजना किस पर है, पूर्वी नयार पर, और दुजाऊ परियोजना किस पर है, तो वो है पश्चिमी नयार पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से हरिद्वार में कौन सा एक मंदिर नहीं है। भारत माता मंदिर ये हरिद्वार में है, प्रसिद्ध मंदिर है। माया देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, अनुसुईया देवी मंदिर ये हरिद्वार में दोस्तों नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है डाक पत्थर बैराज किस नदी पर है। तो जो आपका डाक पत्थर बैराज है ये है आपका यमुना नदी पर। और ये कहाँ है आपका, तो ये देहरादून में है। और देखो यमुना नदी इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे जो डाक पत्थर बैराज है यहाँ से एक शक्ति नहर निकलती है। और शक्ति नहर पर ढकरानी बांध परियोजना है, ढालीपुर बांध परियोजना है, आसन बैराज भी यहीं पे है, कुल्हाड़ परियोजना। तो ये सारी की सारी शक्ति नहर यानी यमुना नदी पर है देहरादून में स्थित ये सारी की सारी परियोजनाएं। तो ये भी आपको नोट करनी है। तो डाक पत्थर बैराज देहरादून में है यमुना नदी पर। क्वेश्चन नंबर 16 है रुद्रप्रयाग में विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो एक विश्वनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में भी है जो कि कहाँ है, गुप्त काशी में। ये मंदाकिनी नदी के तट पर है। और इसी विश्वनाथ मंदिर के सामने अर्धनारीश्वर मंदिर भी है रुद्रप्रयाग में। तो अर्धनारीश्वर मंदिर भी कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है, गुप्त काशी में, इसी विश्वनाथ मंदिर के सामने। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। देखो बैजनाथ मंदिर ये कौन से जनपद में है, बागेश्वर जनपद में है। और अब देखो बागेश्वर जनपद में क्या होता है, इस इधर से आ रही है गोमती और इधर से आ रही है गरुड़ गंगा। ठीक है, तो गरुड़ गंगा और गोमती का संगम होता है बैजनाथ में। तो बैजनाथ मंदिर यहाँ पे ऑप्शन क्या है, गोमती है। तो गोमती नदी के तट पर स्थित है बैजनाथ मंदिर। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर है, तो गोमती नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 18 है रामगंगा नदी व गयास नदी का संगम कहाँ पर होता है। रानीखेत, भिकियासैंण, चौखुटिया या ताड़ीखेत। तो रामगंगा नदी और गयास नदी का जो संगम होता है वो भिकियासैंण में होता है। और ये भिकियासैंण कहाँ है, ये आपका अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है भिकियासैंण, जहाँ पर रामगंगा नदी और गयास नदी का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कोटद्वार को किस नाम से जाना जाएगा। तो देखो कोटद्वार को जाना जाता है या जाना जाएगा आगे कण्व नगरी के नाम से, क्योंकि वहां पर क्या है, कण्व आश्रम है। मैंने आपको बता रखा है कण्व आश्रम कहाँ है, कोटद्वार में है। तो कोटद्वार को आगे किस नाम से जाना जाएगा, कण्व नगरी के नाम से जाना जाएगा। ये कुछ समय पहले इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। अब देखो कोटद्वार नगर निगम है। ठीक है, कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा दिया गया है और ये उत्तराखंड का 8वां नगर निगम है। 8वां नगर निगम कौन है यहाँ पे उत्तराखंड का, तो वो है कोटद्वार। क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया था। देखो वर्तमान में उत्तराखंड में टोटल 9 नगर निगम है। 9वां जो नगर निगम है वो है आपका श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल को नगर निगम का दर्जा दिया गया 31 दिसंबर 2021 को, यानी 2021 का जो अंतिम दिन था 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को 9वां नगर निगम का दर्जा दिया गया। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे प्रश्न क्या आ गया कि उत्तराखंड का 8वां नगर निगम कौन सा है। तो 8वां जो नगर निगम है वो है कोटद्वार। और इसको 2017 में, कोटद्वार को 2017 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। ये प्रश्न हाल ही में यूकेपीएससी द्वारा पूछा गया था। तो कोटद्वार को किस नाम से जाना जाएगा, कण्व नगरी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तराखंड के किस जनपद की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो पुरुष साक्षरता दर जो सर्वाधिक है वो है रुद्रप्रयाग की। अब देखो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किसकी है, तो वो है हरिद्वार की। जबकि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किसकी है, वो है रुद्रप्रयाग की। और सर्वाधिक जो महिला साक्षरता दर है वो देहरादून की है। जबकि सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड का, तो वो है उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी हेतु आरक्षित है। नानकमता, बाजपुर, सितारगंज या गदरपुर। तो आप यहाँ पे देखो ये विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो कौन सी विधानसभा सीटें एसटी हेतु आरक्षित है, तो 21 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर नानकमता। अब ये नानकमता है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है और ये नानकमता विधानसभा सीट उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। अब देखो उधम सिंह नगर जनपद में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से एक नानकमता सीट ये तो एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि एक एससी के लिए आरक्षित सीट भी है उधम सिंह नगर में, वो है दोस्तों बाजपुर। तो जो बाजपुर सीट है उधम सिंह नगर जनपद की ये एससी हेतु आरक्षित है, जबकि नानकमता सीट ये एसटी हेतु आरक्षित है उधम सिंह नगर जनपद में। जो ये विधानसभा सीटें हैं 21 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 22 है राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
तो जो राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 7,817 मीटर। ये राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसके बाद आता है कामेट, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। और उसके बाद माणा, जिसकी ऊंचाई है 7,272 मीटर। तो नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वाधिक या सबसे ऊंची चोटी है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर चमोली जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है वो है आपका चमोली जनपद में स्थित। अब देखो अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। मंझियाली का सूर्य मंदिर, ये आपका उत्तरकाशी में है। कहाँ है ये? उत्तरकाशी में। कुलसारी का सूर्य मंदिर हो गया चमोली में, ये इसका सही आंसर है। पलेठी का सूर्य मंदिर, ये तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, टिहरी गढ़वाल में। और जो मठ का सूर्य मंदिर है ये आपका पिथौरागढ़ में। तो मठ का सूर्य मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो चारों सूर्य मंदिर आपको यहां से भी याद हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी एससी हेतु आरक्षित है? तो यहाँ पे देखो ये जो विधानसभा सीटें हैं ये पौड़ी गढ़वाल की हैं। और इसमें जो विधानसभा सीट एससी हेतु आरक्षित है वो है पौड़ी विधानसभा सीट। पौड़ी जनपद की जो पौड़ी विधानसभा सीट है वो एससी हेतु आरक्षित है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, काली नदी व गौरी गंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो काली नदी और गौरी गंगा का जो संगम होता है वो होता है दोस्तों जोलजीबी नामक स्थान पर, पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ के इस जोलजीबी नामक स्थान पर जोलजीबी मेला भी लगता है। तो जोलजीबी मेला कहाँ लगता है? ये भी आपका पिथौरागढ़ में लगता है। अब जो गौरी गंगा है इसका उद्गम होता है मिलम ग्लेशियर से। और गौरी गंगा की सहायक नदियों की अगर बात करें, सहायक नदी, तो वो है सुनकल्पा, जिसको रालम भी कहा जाता है, रमलगाड़ और मदकानी। सुनकल्पा इसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी है, किसकी? गौरी गंगा की। और ये गौरी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह है काली नदी की सहायक नदी, क्योंकि गौरी गंगा और काली नदी का संगम कहाँ होता है? जोलजीबी में होता है। 26 की ओर बढ़ते हैं। भीमगोड़ा बैराज, भीमगोड़ा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ए ऑप्शन। हर की पौड़ी में, हर की पैड़ी में स्थित है भीमगोड़ा परियोजना। और ये कहाँ है हर की पैड़ी? तो यह है आपका हरिद्वार में। और यहीं से ऊपरी गंगा नहर भी निकलती है इस भीमगोड़ा बैराज से, जो कि हर की पैड़ी हरिद्वार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, टिहरी के प्रताप नगर में स्थित सेम मुखी मंदिर किसका है? शिव का, विष्णु का, नागराजा का या भैरव का? तो जो सेम मुखी मंदिर है वो है नागराजा का प्रसिद्ध मंदिर। और ये कहाँ है? टिहरी के प्रताप नगर ब्लॉक में स्थित है सेम मुखी नागराजा मंदिर। सी ऑप्शन हो जाएगा 27 का सही आंसर। इस नागराजा मंदिर के बारे में दोस्तों मैंने एक डिटेल्स वीडियो भी बनाई है, एक डेडिकेटेड वीडियो। तो अगर आप सेम मुखी नागराजा मंदिर के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, तो आप सर्च कर सकते हैं सेम मुखी मंदिर बाई जरधारी क्लासेस। डिटेल्स वाली वीडियो आ जाएगी, उसको आप देख सकते हैं अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो। 28 है, देहरादून में स्थित FRI की स्थापना कब हुई? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है 1906 में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी है। तो अस्कोट जो वन्यजीव सेंचुरी है कहाँ स्थित है? तो यह है आपकी पिथौरागढ़ में। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो अस्कोट वन्यजीव विहार या अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी की स्थापना होती है 1986 में। और सर्वाधिक कस्तूरी मृग भी इसी वन्यजीव विहार में स्थित है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रुद्रप्रयाग के दक्षिण में कौन सा जनपद है? तो रुद्रप्रयाग के दक्षिण में हो जाएगा यहाँ पे पौड़ी जनपद। बी ऑप्शन हो जाएगा 30 का सही आंसर। देखो पूर्व में है चमोली, पश्चिम में टिहरी है, और उत्तर में हो जाएगा उत्तरकाशी, और दक्षिण में कौन सा है? तो वो है पौड़ी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, लधिया नदी व काली नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो लधिया नदी और काली नदी का संगम होता है चूका नामक स्थान पर, जो कि कहाँ है? चंपावत में स्थित है। लधिया नदी और काली नदी, क्योंकि काली नदी की प्रसिद्ध सहायक नदी है लधिया नदी, जिसका संगम चंपावत के चूका नामक स्थान पर होता है काली नदी से। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 32 है, ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकली हुई है? तो जो ऊपरी गंगा नहर निकली हुई है वो निकलती है भीमगोड़ा बैराज या भीमगोड़ा परियोजना से, जो कि हरिद्वार में स्थित है। अब देखो, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ 1842 में, और इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? 1854 में। तो इसका उद्घाटन किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा, क्योंकि 1854 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जबकि निर्माण कार्य जब प्रारंभ होता है तो किसके नेतृत्व में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ? कौटली के नेतृत्व में, कर्नल पीटी कौटली। तो इसलिए कर्नल पीटी कौटले को दोस्तों ऊपरी गंगा नहर का जनक भी माना जाता है। ऊपरी गंगा नहर का जनक किसे माना जाता है? कर्नल पीटी कौटले। ये भी आप नोट कर सकते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का अंतिम सीमावर्ती गांव है। तो ये तो आपका कहाँ है? माणा गांव है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। 33 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। 34 है, रीठा साहिब गुरुद्वारा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो रीठा साहिब गुरुद्वारा है ये है आपका लधिया नदी के तट पर। 34 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। और रीठा साहिब गुरुद्वारा कौन से जनपद में है? तो वो है आपका चंपावत जनपद में लधिया नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? तो कल्पेश्वर यानी कल्प, और कल्प यानी यहाँ जटा, ठीक है। तो कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? तो भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है कल्पेश्वर मंदिर में। और एक कल्पेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये है आपका चमोली में। और देखो, पंच केदारों में से एक केदार है कल्पेश्वर मंदिर, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है। और पंच केदारों में से एकमात्र केदार है दोस्तों कल्पेश्वर मंदिर, जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। ग्रीष्म काल में भी और शीतकाल में भी इसके कपाट खुले रहते हैं। और चमोली में एक और अन्य जो केदार है वो है रुद्रनाथ, जो कि जहाँ पर भगवान शिव के रुद्रमुख की पूजा होती है। और रुद्रनाथ जो शिव मंदिर है या रुद्रनाथ मंदिर है, उसका जो शीतकालीन आवास है वो गोपेश्वर है। और तीन जो केदार है वो रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ, तुंगनाथ और मधमहेश्वर। जबकि दो केदार कल्पेश्वर और रुद्रनाथ ये चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, देहरादून जनपद का जनघनत्व है। तो देहरादून का जनघनत्व है यहाँ पे 549। और अगर हम बात करें उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार, उत्तराखंड का जो जनघनत्व था वो था 189। ठीक है, ये कब था? ये था आपका 2011 में। जबकि 2001 में कितना था? देखो 2001 में था ये 159, और 2011 में ये बढ़कर हो गया 189, यानी 30 की वृद्धि। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो 2001 की तुलना में 2011 में कितनी वृद्धि हुई है जनघनत्व में उत्तराखंड के? तो 30 की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? तो वो है हरिद्वार का। हरिद्वार का जनघनत्व कितना है दोस्तों? वो है 801। जबकि सबसे कम जनघनत्व वो है उत्तरकाशी का, क्योंकि उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है ना वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारे जो क्षेत्रफल है उत्तरकाशी का वो हिमालय रेंज में आता है, और वहाँ पे जनसंख्या तो वैसे ही कम मिलेगी। तो उत्तरकाशी का मात्र 41 है जनघनत्व, जबकि हरिद्वार का कितना है? 801 है जनघनत्व। और देहरादून जनपद का जनघनत्व हो जाएगा 549। क्वेश्चन नंबर 37, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो नैनीताल की खोज की थी पी बैरन ने। डी ऑप्शन हो जाएगा 37 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओम पर्वत स्थित है। तो ओम पर्वत कहाँ है? ये आपका पिथौरागढ़ में है। छोटा कैलाश भी कहाँ है? वो आपका पिथौरागढ़ में ही स्थित है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो कुमाऊं का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है काठ गोदाम को। जबकि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो कोट द्वार को कहते हैं, जो कि पौड़ी जनपद में स्थित है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार है दोस्तों कोट द्वार, जबकि कुमाऊं का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो वो है काठ गोदाम। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की और अंतिम क्वेश्चन है आज का, बाराती राउ जलप्रपात किस जनपद में है? तो जो बाराती राउ जलप्रपात है ये है आपका नैनीताल जनपद में।
नैनीताल जनपद के अन्य जलप्रपातों की अगर बात करें तो कार्बेट जलप्रपात, ये भी नैनीताल में है। वुडलैंड जलप्रपात काफ़ी प्रसिद्ध है। और ढोकानी जलप्रपात, ये भी आपका नैनीताल में। तो ये टॉप 40 क्वेश्चन थे दोस्तों इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के आज के। और उम्मीद करेंगे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा इस सीरीज के माध्यम से, और आपका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा। काफ़ी हेल्प आपके लिए होने वाली है इस सीरीज के माध्यम से आगामी एग्जाम में। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी जरदारी क्लास के सभी नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।